मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट था, तो मुझे लगता था कि नहीं कोई हिकअप्स नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसराइल ज़रूर कोशिश कर रहा है स्पॉइलर की, मैं यहाँ तक तो जो है वो अहमद साहब से एग्री करता हूँ। सर अब आ जाइए जेडी वेंस साहब की उस तनकीद की तरफ। वो एक आपने भी सुने होंगे वो सारे क्लिप्स। एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं क्या कि जो है वो 9 मिलियन लोगों का मुल्क ये फैसला करेगा कि जी सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मार दिया जाए, क्या इसकी हिकमत अमली है। फिर उन्होंने 2 वज़रा को जो है वो मेंशन करके कहा कि ये MOU के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की तरफ से सर इस तरह की खुलेआम तनकीद क्या पहले भी होती रही है? जिस तरह से हिलरी क्लिंटन हमें बताती हैं कि उन्होंने एक दफ़ा तो ये कह दिया था कि जाओ गुड लक, फिर देख लो जो करना है। तो खुल के इस तरह तनकीद, पब्लिकली तनकीद, ये कोई रिश्तों में दरार का सबब दिखाई दे रही है या वैसे ही बस जर्नल हो गया? देखिए, हिलरी क्लिंटन की तनकीद है वो एक जो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से इस तरह के सेंटिमेंट फीलिंग्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे जो साबका वजीर खारजा है उन्होंने कहा कि हमें भी इजराइल कन्विंस करने की कोशिश करता रहा इस जंग के हवाले से, लेकिन हमने उनको घास नहीं डाली। लेकिन इन हलकों में आज जो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन फार राइट की गवर्नमेंट होना, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस का अरूज पे होना, इन सर्कमस्टांसेस में इजराइल के उसको तनकीद करना, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से तो बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि वो उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो आज बीबी नेतन्याहू जेल में होता। उन्होंने कहा मैं ना होता तो इजराइल एग्जिस्ट ना कर पाता। तो इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना वाकई ही एक लग रहा है कि आपस के रिश्तों में दरार आ चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को यह हुआ है कि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन तब्दील होती नजर आ रही है। हमारे ममदानी साहब का न्यूयॉर्क के अंदर इलेक्शन जीतना और 30% से ज्यादा जेन ज़ी जूइश का वोट देना, यह इजराइल का सबसे बड़ा लॉस है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए इस वक्त नफ्ताली बेनेट जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इजराइल के अंदर के वी आर ऑन अ सुइसाइडल मिशन। फिर उन्होंने अगले दिन नफ्ताली बेनेट ने कहा कि ये ना कोई जंग जीत सका है, बल्कि इजराइल के अंदर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकता, ही हैजंट डिलीवर एनीथिंग। और दूसरा, मोदी साहब की तरह इस वक्त लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इजराइल की हिस्ट्री में मौजूद है, और आज के जरीदे भी ये कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत के हालात बहुत खराब है। और ये लिखा जा चुका है या तो ये इलेक्शन बुरे तरीके से हारेंगे या फिर हो सकता है उससे पहले ही इनको रिजाइन देना पड़े। सर्कमस्टांसेस इजराइल के लिए बहुत टाइट है, लेकिन मेरी नजर में जिस तरह मैं वाशिंगटन डीसी से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का इस गजा और इस जंग के बाद, एक तो बीबी नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा काबिल नफरत शख्स करार दिया जा चुका है, और दूसरा जो मेरी नजर में देख रहा हूं कि पब्लिक ओपिनियन का नुकसान जो है ये इजराइल दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। अहमद साहब, लॉन्ग टर्म है ये दूरियां या शॉर्ट टर्म है कि बस एक हीट ऑफ द मूवमेंट है, दोनों एक दूसरे की बात ना मानने के ऊपर नाराजगी हो रही है, या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म कोई शीशे में दरार आ गई है, बाल आ गया? जी नहीं, आई थिंक इट्स 100% लॉन्ग टर्म। एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट थी कायदे आजम की 46 में, उन्होंने कहा था जिसका मफहूम है कि आप इसराइल के पीछे से ब्रिटिश और यूएस सपोर्ट अगर निकालते तो मैं देखता हूँ ये कितने दिन कायम रहती है। इसराइल जो है वो एक तरह से हाईली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, और उन्होंने अमेरिकन वो मेक अमेरिका ग्रेट वाले और अमेरिका फर्स्टर्स वो तो क्लियरली कहते हैं कि लीचेस की तरह ये हमें चिमटे रहे हैं। अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट फहद भाई अभी पिछले दिनों हुए हैं जिसमें 90 लाख लोग बाहर निकले। रॉबर्ट डेनेरो जैसी फिगर्स जो है उन्होंने उन प्रोटेस्ट को लीड किया, और वो नो किंग प्रोटेस्ट एक तरफ तो वो ईरान और यूएस की जंग के भी खिलाफ थे, दूसरी तरफ नो किंग वो ये भी कहते थे कि हम नेतन्याहू को अपना किंग नहीं मानेंगे। सो जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। दूसरा, जैसे तार साहब ने भी कहा कि द मोस्ट हेटेड मैन इस वक्त दुनिया के अंदर, वर्ल्ड लीडर नहीं, मोस्ट हेटेड मैन इस वक्त नेतन्याहू है, मोस्ट हेटेड कंट्री इस वक्त इसराइल है, जो कंसेंसस है इस वक्त डेटा का। और इसके साथ साथ जो इस अमेरिका की जो 2025 का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट और 2026 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पेंटागन के थ्रू व्हाइट हाउस ने पब्लिश भी की सारी, उन दोनों के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है, 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक स्ट्रेटेजिक रीट्रेंचमेंट की बात हुई है, हेमिस्फेरिक डिफेंस की बात हुई है, और होमलैंड सिक्योरिटी की बात हुई है। और जेडी वेंस भी उसी चीज की अक्कासी कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ठीक है हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर हम डाइवर्ज
जज करेंगे। हम सुपर पावर हैं, इसराइल सुपर पावर नहीं है, और हमारे लिए जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और साथ उन्होंने ये भी बात कही है, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। जो दरार इसराइल और यूएस के रिलेशन में इस वक्त पड़ चुकी है वो मेरा नहीं ख्याल आगे जाके फुलफिल होगी। इसी वजह से बिल क्लिंटन ने ये कहा था कि नेतन्याहू की जरूरत है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें होती रहें, और अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद जंगें, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, और वो की मेन सपोर्टर बेस है। सो इस वजह से ये जो डैमेज इस वक्त इसराइल और यूएस के रिलेशंस का हुआ है ये लॉन्ग लास्टिंग है, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। अहमद साहब, इसमें आगे मजीद भी तड़का लगता रहेगा कि जब लबनान पे हमले जारी रहेंगे, अमेरिका कहता रहेगा कि हमले बंद करें, अमेरिका का नुकसान होगा, इसराइल नहीं मानेगा, तो ये मजीद भी इंटेंस होगा, आपको लगता है आने वाले दिनों के अंदर? जी, ये मजीद इंटेंस होगा। देखें, इस अमेरिका सूनर देन लेटर अपनी जो प्लग है उसको पुल करेगा, जो सपोर्ट ये इसराइल को दे रहा है, और अगर वो पुल कर लेता है, वो सपोर्ट निकाल देता है, जिसका इशारा भी अभी बातों बातों में तो जेडी वेंस ने भी कहा ना, हमारे टैक्स पेयर के जो डॉलर्स हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम तुम्हारे डिफेंस सारा कुछ कर रहे हैं। सो अगर अमेरिका वो पुल आउट कर लेता है तो इसराइल में कैपेसिटी नहीं है सर्वाइव करने की। 5% इसराइली पिछले 3 साल में इसराइल छोड़ के जा चुके। 2019 से 22 के दरमियान में 5 दफा इलेक्शंस हुए हैं इसराइल के अंदर, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नेतन्याहू के फार राइट भी उसके खिलाफ है, लेफ्ट ऑलरेडी उसके खिलाफ था, और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी उसके खिलाफ, पूरा इसराइल उसके खिलाफ। आशिकनाजी, मिजारी, इथोपियन ज्यूज में इतने शदीद इख्तलाफात फैल चुके। और फिर उसके बाद जो सारा आपने देखा है कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से निकालता था। वो इसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल था। अमेरिका से जो सपोर्ट लेते थे वो भी नैरेटिव और इंफॉर्मेशन डोमेन के, हम पे जुल्म हो रहा है, हमें तबाह करना चाह रहे हैं। वो जो इंफॉर्मेशन डोमेन में इन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ था वो टूट चुका है। अब वो टूट गया है तो वो सपोर्ट खत्म हो गई है इसराइल को, जिसके थ्रू ये दुनिया पे कब्जा भी मिडिल ईस्ट पे करना चाहता था या अमेरिका से सपोर्ट भी लेता था। तो उसके बगैर इसराइल के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव डोमेन एक ऑक्सीजन की तरह है सर्वाइव करने के लिए। वो ऑक्सीजन उसको डिनाई हो चुकी है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो मिलकर इसराइल बना रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, यानी बदलते हुए जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, मुझे इसराइल की स्ट्रेटेजिक स्पेस बहुत ज्यादा श्रिंक होती हुई नजर आ रही है अगले 1 डेकेड।